conversion into different entities. The company can convert into following types of companies. प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, ठीक है, हम लोग सीखेंगे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कैसे होता है, एंड वाइस वर्सा, पब्लिक इनटू प्राइवेट कंपनी। फिर ओपीसी कैसे कन्वर्ट होता है, या तो प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में, ठीक है। प्राइवेट कंपनी ओपीसी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, पब्लिक कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट नहीं होता बेटा। फिर सेक्शन 8 कंपनी को अगर अपने आप को कमर्शियल कंपनी में कन्वर्ट करना होगा, तो सेक्शन 8 कंपनी अपने आप को कमर्शियल कंपनी में कैसे कन्वर्ट करता है। अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में कैसे कन्वर्ट होता है। गारंटी कंपनी शेयर कैपिटल वाला कंपनी में कैसे कन्वर्ट होता है। एलएलपी कैसे कन्वर्ट होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। और फिर वाइस वर्सा, प्राइवेट कंपनी एलएलपी के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। एक तो एलएलपी इनटू कंपनी हो गया, फिर क्या हो गया प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, फिर क्या हो गया कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। क्लियर, बस इतना ही। प्रोड्यूसर कंपनी आपके नहीं है एसबीसी के अंदर। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। रेडी, सबसे पहले भाई कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, सीधा प्रोसीजर में आ जाइए। सीधा प्रोसीजर बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल, ये ऑलरेडी तुमको आता है, तुमको बस तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा तुमको दिलाना है। प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। सबसे पहले भाई प्राइवेट कंपनी अगर किसमें कन्वर्ट हो रहा है मेरे को बताओ। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो बिल्कुल प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, सबसे पहले ये डिसीजन शेयर होल्डर नहीं लेगा, उन लोग का अप्रूवल चाहिएगा, बट सबसे पहले डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले डायरेक्टर्स मस्ट अप्रूव द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा आपको। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर, कन्वीन अ बोर्ड मीटिंग, ठीक है, और उस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो टू कन्वर्ट प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। उसके बाद बोर्ड मीटिंग में आपको यह भी फैसला लेना पड़ेगा कि अब तो शेयर होल्डर का भी अप्रूवल चाहिए, तो 21 क्लियर डेज नोटिस देकर के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा। डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लेना पड़ेगा कि चलो यार 21 क्लियर डेज का नोटिस देकर के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें अपने शेयर होल्डर का अप्रूवल ले सके, मेंबर लोग का अप्रूवल ले सके। अच्छा, प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, प्राइवेट कंपनी में तो आर्टिकल्स में 3 ठो आपको पता है ना, रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन रहते हैं, 3 कंडीशन रहते हैं आर्टिकल्स के अंदर। प्राइवेट कंपनी में 3 कंडीशन रहते हैं। हाँ सर, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, यस, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड प्रोहिबिट्स इन्विटेशन ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, prohibits invitation to public to subscribe any securities. Yes sir. Limits the number of member to 200, restricts the transfer of share and prohibits invitation to public to subscribe any securities of the company. वो तो प्राइवेट कंपनी में रहता है ना, अब तो वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, तब वो 3 रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन क्या कर देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, रिमूव कर देना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, आपको एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, है ना। सेक्शन नंबर 14 आर्टिकल्स ऑल्टर कर रहे हो ना, तो सेक्शन 14 के हिसाब से आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग पास करना पड़ेगा। अच्छा, नाम भी तो आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ सर, पहले प्राइवेट कंपनी था तो पीवीटी एलटीडी था, अब पब्लिक में कन्वर्ट हो रहा है तो खाली एलटीडी रहेगा, मतलब पीवीटी वर्ड हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चेंज ऑफ नेम के लिए और एक एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 13, है ना। फिर तो आपको बहुत सारा फॉर्म्स जमा करना ही पड़ेगा आरओसी को। जहां जहां एसआर पास होता है एमजीडी 14 लगता है, तो आपको फॉर्म नंबर एमजीडी 14 भी जमा करना पड़ेगा आरओसी को। तो देखो मेनली 4 स्टेप है, जैसा कि आप देख सक रहे हैं। बोर्ड मीटिंग कन्वीन करना, फिर इशू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, फिर कंडक्ट द जनरल मीटिंग एंड फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म्स। सबसे पहले देखो कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, कितना सिंपल है। कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का सेक्शन कौन सा होता है बेशर्मो, कब नहीं लॉ में पढ़ रखे हो सर, बोर्ड मीटिंग का सेक्शन 173। issue notice as per section 173 of the Companies Act 2013, issue the notice as per section 173 of the Companies Act 2013 and secretarial standard 1। ठीक है, आपको एसएस डिटेल में नहीं पढ़ना, खाली आपको मैंने ऑलरेडी कंपनी लॉ के पेपर में बता रखा है। एसएस 2 जनरल मीटिंग का रहता है और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 बोर्ड मीटिंग का रहता है फॉर कन्वीनिंग द बोर्ड मीटिंग, फॉर कन्वीनिंग द बोर्ड मीटिंग। मेन एजेंडा फॉर दिस बोर्ड मीटिंग वुड बी, इसका मेन एजेंडा क्या रहेगा बोर्ड मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का मेन एजेंडा क्या रहेगा भाई, टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन। Agenda for board meeting will be to pass a board resolution to get in principle approval। In principle मतलब preliminary approval, क्योंकि finalize तो shareholder लोग करेगा ना। तो in principle approval मतलब first approval of the directors for conversion of private company into public company by altering the articles of association। रटना है क्या, नहीं भाई,
तुम लिखेगा अपने मन से पास बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग टू गेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल। फिर टू फिक्स डेट टाइम प्लेस फॉर होल्डिंग जनरल मीटिंग, मैंने बताया ना, टू फिक्स डेट टाइम प्लेस ऑफ होल्डिंग जनरल मीटिंग, टू अप्रूव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। बस जितना मैं मार्क करा रहा है उतना ही, ठीक है ना। टू ऑथोराइज द डायरेक्टर और सीएस टू इशू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। देख रहे हो, पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं, फिर क्या करना है, फिक्स डेट टाइम प्लेस ऑफ होल्डिंग जनरल मीटिंग, फिर टू ऑथोराइज डायरेक्टर और सेक्रेटरी टू सेंड द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, अप्रूव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एंड ऑथोराइज वन डायरेक्टर और सेक्रेटरी टू सेंड द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। क्लियर है सर। अच्छा, प्राइवेट कंपनी किस में कन्वर्ट हो रहा है, पब्लिक कंपनी में। तो प्राइवेट का पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में तो 3 चाहिए, प्राइवेट कंपनी में हो सकता है मेरे यहाँ 2, ऑलरेडी 3 है तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा प्राइवेट कंपनी था जिसमें 2 ही डायरेक्टर था, अब मैं पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहा हूं जिसमें 3 डायरेक्टर चाहिए, पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इफ डायरेक्टर्स आर लेस देन 3 इन द कंपनी। क्लियर है। फिर तो इशू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, सेक्शन बताओ नोटिस का। सर नोटिस का सेक्शन है 101, इशू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू ऑल द मेंबर्स, मैड लोगों को, एम से मेंबर, ए से ऑडिटर, डी से डायरेक्टर, मेंबर ऑडिटर डायरेक्टर मैड लोगों को नोटिस दे दो एज पर सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड जनरल मीटिंग का सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2। फिर होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग बताओ क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, पास नेसेसरी स्पेशल रेजोल्यूशन टू गेट shareholders approval for conversion of private company into public company under section 14 for such conversion along with alteration of articles under section 14। फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म्स बताओ, फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म्स। देखो भाई, फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म्स के अंदर आपको क्या क्या फॉर्म्स फाइल करना पड़ता है। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म्स में सबसे पहले आपको ई फॉर्म एमजीडी 14 फाइल करना पड़ता है ना। यस सर। एमजीडी 14 कितना दिन के अंदर जमा करोगे, 30 डेज के अंदर आरओसी को। देखो, ई फॉर्म एमजीडी 14 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आरओसी, है ना। यस, रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आरओसी। ये सीधा यहां से कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ एसआर इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आरओसी along with फॉर्म नंबर एमजीडी 14 within 30 days of passing of एसआर। और एमजीडी 14 के साथ क्या क्या अटैच करोगे, एसआर, एमजीडी 14 के साथ एसआर अटैच करोगे, नोटिस अटैच करोगे, ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए अटैच क्या क्या करोगे, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एसआर, सर्टिफाइड कॉपी मतलब डायरेक्टर्स को साइन करा होगा कि ये सही है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एसआर, ऑल्टर्ड एमओए, ऑल्टर्ड एओए, बस वहीं तक। ई फॉर्म नंबर 27 आपको फाइल करना है, बिल्कुल भाई। ये क्या है, ई फॉर्म नंबर 27 क्या है, ये बेटा एप्लीकेशन है, बेटा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। आप आरओसी को फाइल करते हो ई फॉर्म नंबर 27, आरओसी का भी अप्रूवल लेना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। रूल 33 में ये बात लिखा हुआ है ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 फॉर इफेक्टिंग द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी द एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर, बताओ कौन सा, आईएनसी 27, आईएनसी 27। और आईएनसी 27 के साथ आप क्या क्या अटैचमेंट फाइल करोगे बेटा, देखो भाई, मिनट्स अटैच कर देना, अरे जनरल मीटिंग का मिनट्स, अटैच मिनट्स ऑफ द मेंबर्स मीटिंग, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स, ठीक है, बस। क्लियर है ना, यस सर। तो बेटा ये सब था, क्या बताओ तो, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, वेरी सिंपल। नाउ वी आर डिस्कसिंग कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी से हम लोग प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो सीधा प्रोसीजर में आ जाओ, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। यहां पर भी बोर्ड मीटिंग में आपको वही काम करना है, नोटिस, फिर जनरल मीटिंग, फिर फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स। फर्स्ट स्टेप होल्डिंग ऑफ द मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग, होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, देखो पूरा सेम है, पूरा सेम बेटा, पूरा सेम। पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हैं, तो इस बार आर्टिकल से रेस्ट्रिक्शन हटाना पड़ेगा। कंपनी विल कन्वे यानी कन्वीन अ बोर्ड मीटिंग एज पर सेक्शन 173 रेड विद सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1, ठीक है। और इसमें बोर्ड मीटिंग में हम लोग क्या क्या करेंगे बताओ, जनरल मैटर्स फॉर डिस्कशन बोर्ड मीटिंग आर अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सीजी, है ना। अब एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं लगता,
अब हम लोग को एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं लगता, किसका अप्रूवल लगता है? सीजी का अप्रूवल लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है। और यहाँ पे सीजी कौन है? आरडी। ठीक है, तो अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सीजी। तो बोर्ड मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि वाकई में हम लोग को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए हम लोग को अप्रूवल का तैयारी करना पड़ेगा सीजी से लेने के लिए। ऑथोराइज इन वही यार सेम चीज, डायरेक्टर और सेक्रेटरी, है ना, फॉर इशूइंग नोटिस, कंप्लाइंग द फॉर्मेलिटीज एंड इशूइंग नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, बस इतना ही। फिर टू फिक्स डेट टाइम प्लेस ऑफ होल्डिंग ईजीएम, फिर होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग, इसमें आपको एसआर पास कर देना है, टू पास एसआर फॉर ऑल्टरेशन इन एओए एंड एमओए फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी। एमजेडी 14 आपको जमा करना ही पड़ेगा। एसआर सेम पूरा बेटा, एसआर का कॉपी आपको एमजेडी 14 के साथ जमा करना पड़ता है विद इन 30 डेज टू आरओसी। यस, फिर एप्लीकेशन द प्रिस्क्राइब फॉर्म नीड्स टू बी फाइल्ड फॉर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम सीजी, वही एनसी फॉर्म नंबर 27। फिर आपको आरओसी को जमा करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया, ये देखो, आफ्टर रिसीविंग द वही एनसी फॉर्म 27 जो है, जो मैं आपको बता रहा था, कंपनी विल फाइल फॉर्म नंबर एनसी 27 अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सीजी, ठीक है ना, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ सीजी। पहले आपने सीजी का अप्रूवल ले लेना, फिर सीजी का जो अप्रूवल आएगा वो आपको जमा करना है आरओसी को इन फॉर्म नंबर एनसी 27 अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ ऑर्डर एंड ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एमओए। वेरी सिंपल, सब कुछ ठीक रहा तो आरओसी आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। आरओसी शैल इशू न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था ना एनसी 27 तो आप आरओसी को जमा करेंगे, यहाँ ये वाला जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है ये आप किसको जमा करें? सीजी यहाँ पर कौन है? आरडी, है ना, तो RD1 फॉर्म नंबर RD1, मेरे मुंह से एनसी 27 निकल गया था, वो तो आरओसी को आप जमा करोगे, ये वाला फॉर्म नंबर RD1 है। यस सर, चलो मार्क करवा देते हैं। ये देखो, रूल 41 पढ़ो, इसी का डिटेल है, दोनों लिखना है एग्जाम में, हाँ, जो अभी तक पढ़े, और फिर रूल 41 भी लिख देना। सर रूल नंबर याद करने का दरकार है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एन एप्लीकेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी शैल विद इन 60 डेज ऑफ पासिंग ऑफ एसआर, जिस दिन आपने एसआर पास कर लिया वहां से 60 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना है सीजी यानी आरडी को, फॉर्म नंबर RD1 जमा कर विद आरडी इन फॉर्म नंबर RD1। समझ गए सर? पहले हम लोग एसआर इन पास करते हैं, वहां से 60 डेज के अंदर फॉर्म नंबर RD1 जमा करते हैं। shall be accompanied by the following documents, namely draft copy of MOA, ऑब्वियस बात है आपको MOA का ड्राफ्ट कॉपी जमा करना पड़ेगा, कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, अरे यार MOA का कॉपी, जनरल मीटिंग का कॉपी, है ना, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया ना बोर्ड मीटिंग में, तो क्या क्या चीज का? MOA का कॉपी, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग का कॉपी, कॉपी ऑफ MOA, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। अच्छा, पब्लिक से आप प्राइवेट में जा रहे हैं, तो पब्लिक में तो अनलिमिटेड मेंबर था, अब आप प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, 200 मेंबर के अंदर होना चाहिए। डिक्लेरेशन बाय KMP, डिक्लेरेशन बाय KMP that pursuant to the provisions of section 2 clause 68, ये क्लॉज नंबर होगा बाय द वे, the company limits the number of members to 200, company limits the number of members to 200 and also stating no deposit has been accepted, हम लोग डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं किया इन वायलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। KMP को ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम लोग कोई नॉन कंप्लायंस नहीं कर रखे हैं, देयर हैज बीन नो नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 73 टू 76A, 73 टू 76A याद है? यस सर, डिपॉजिट्स। फिर ये सभी सेक्शंस का हमने उल्लंघन नहीं किया है। 177 ऑडिट कमेटी, 178 नॉमिनेशन रिमूशन कमेटी, 185 लोन टू डायरेक्टर्स, 186 लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये चीज का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। बस इतना ही, ठीक है ना? यस, एवरी एप्लीकेशन जो आप RD1 जमा कर रहे हो ना, फॉर्म नंबर RD1, वो RD1 में आपको ये सब लिखना पड़ेगा बेटा, आरडी को बताना पड़ेगा भाई तेरा बोर्ड मीटिंग कब हुआ, तेरा जनरल मीटिंग कब हुआ, क्यों कन्वर्ट करा भाई तुम प्राइवेट कंपनी में, हाँ क्यों कन्वर्ट करा प्राइवेट कंपनी में, और इसका इफेक्ट क्या होगा तुम्हारे शेयर होल्डर क्रिएटेड डिबेंचर होल्डर डिपॉजिट होल्डर का क्या होगा, तुम्हारे शेयर होल्डर क्रिएटेड डिबेंचर होल्डर डिपॉजिट होल्डर अदर रिलेटेड पार्टीज का क्या होगा। लास्ट 5 साल में कुछ कन्वर्जन हुआ था क्या? बार बार आ जाते हो, कहीं तुम सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं हो? तो जब तुम RD1 जमा कर रहे हो, RD1 जमा कर रहे हो, उसमें तुमको बताना पड़ेगा
डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, डेट ऑफ जनरल मीटिंग, पिछले 5 साल में कुछ कन्वर्जन हुआ था क्या? आर यू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड व्हाट विल बी द व्हाट आर द रीजंस ऑफ कन्वर्जन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन योर शेयर होल्डर, क्रेडिटेड डिबेंचर होल्डर एटसेट्रा। और तुमको ना ये आरडी1 जो एप्लीकेशन कर रहे हो ना, तुम जिस दिन एसआरएनजीएम पास किया वहां से 60 डेज के अंदर आरडी1 जमा कर रहे हो ना, तुमको लिस्ट ऑफ क्रेडिटेड डिबेंचर होल्डर, ठीक है, टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, तुमको सारा लिस्ट ऑफ द क्रेडिटेड डिबेंचर होल्डर देना पड़ेगा। अब समझो ना, आज हम एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आज तक का लिस्ट बनाना मुश्किल है। हाँ तो ठीक है, लिस्ट बना लो, फिर 30 डेज के अंदर अप्लाई कर लेना। मतलब ऐसा नहीं हो कि जिस दिन तुम आरडी1 जमा कर रहे हो उसके 30 डेज पहले का लिस्ट जमा कर रहे हो। नहीं, जिस दिन तुम आरडी1 जमा कर रहे हो पिछला 30 डेज में तुमने लिस्ट बनाया हो वो वाला लिस्ट जमा करो क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर्स का। ये देखो, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर ड्रॉन आउट टू द लेटेस्ट प्रैक्टिकेबल डेट, जो भी तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल डेट है प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, बट नॉट मोर देन 30 डेज। बाय नॉट मोर देन 30 डेज, 30 दिन से पुराना लिस्ट जमा मत करो, कोई काम का नहीं। सेटिंग फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स, नेमली नेम एंड एड्रेस ऑफ एवरी क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर, तुमको अपना क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर का नाम एड्रेस जमा करना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट, क्लेम्स, लायबिलिटीज, ठीक है ना। नेम एड्रेस बताओ क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर का, कितना रुपया चुकाना है, नेचर एंड अमाउंट बताओ, नेचर एंड अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट, क्लेम्स और लायबिलिटीज। कंटिजेंट लायबिलिटी बताओ भाई, कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी है तो वो भी बताओ। कंटिजेंट, एनी कंटिजेंट और अनअसर्टेन डेट है क्या, तो वो भी बताओ। क्लियर है सर? अच्छा, ये लिस्ट करेक्ट है ना, तो इसको कोर्ट में जाकर के एफिडेविट जमा करो। प्रोवाइडेड एट कंपनी शैल फाइल एन एफिडेविट। एफिडेविट कहां जमा होता है? कोर्ट में। साइंड बाई, मतलब कोर्ट में जाकर के एफिडेविट करवाओ, साइंड बाई कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, एफिडेविट साइंड बाई सीएस ऑफ द कंपनी इफ एनी, सीएस अगर है तो, एंड कम से कम 2 डायरेक्टर भी साइन करेगा, उसमें से एक एमडी रहना चाहिए इफ देयर इज वन। That the list of the creditors and debenture holders is correct. Affidavit that the list of the creditors and debenture holders is correct shall be signed by CS if any, and by at least 2 director, out of which one shall be MD if any. Clear है सर? उसके बाद आपको पता है ना, कंपनी शैल एटलीस्ट, देखो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में जा रहा है तो बहुत बड़ा बात है। पहले तुम पब्लिक कंपनी थे, गांव का पैसा ले रखे हो, पब्लिक कंपनी थे, गांव का पैसा ले रखे हो, अब उसको तुम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करो, बहुत बड़ा बात है। तो तुमको यहां ज्यादा कंप्लायंसेस करना है। कंपनी शैल एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जब तुम आरडी1 जमा करोगे उसके कम से कम 21 दिन पहले, कम से कम 21 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज इन फॉर्म नंबर INC 25A, एडवर्टाइज इन फॉर्म नंबर INC 25A इन वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, इन प्रिंसिपल वर्नाक्युलर लैंग्वेज। जो भी तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रिंसिपल वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना पड़ेगा इन द डिस्ट्रिक्ट, एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर वाइडली सर्कुलेटेड इन द स्टेट इन व्हिच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। ठीक है सर। रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, रजिस्टर्ड पोस्ट से तुमको इंडिविजुअल नोटिस सर्व करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर को, ये डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर अब हम लोग पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं। जनरल एडवर्टाइजमेंट तो कर ही दिया न्यूज़पेपर में, लेकिन डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर को तुमको इंडिविजुअल नोटिस भी भेजना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब उन लोग भी रिप्लाई करेगा कि मिल गया है कि नहीं उन लोग को, डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर को, कि भाई हम लोग पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं। सब बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, नोटिस टू रीजनल डायरेक्टर एंड आरओसी एंड टू द रेगुलेटरी बॉडी, अगर कोई स्पेशल कंपनी है तो, जैसे रेगुलेटरी बॉडी बैंक का कौन होगा? आरबीआई, तो आरबीआई को भी भेजना पड़ेगा। तो ये नोटिस कि हम लोग पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं, आरडी को भी देना है, आरओसी को भी देना है, एंड रेगुलेटरी बॉडी अंडर विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। क्लियर है सर? अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया इनका, जो हमने एडवर्टीजमेंट किया, नोटिस वगैरह जो हमने भेजा, कोई एडवर्टीजमेंट या फिर जो नोटिस हमने भेजा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तब फाइनली जो है आरडी जो है, द कंसर्न आरडी शैल पास एन ऑर्डर अप्रूविंग द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जब आरडी को हमने आरडी1 जमा किया, वहां से 30 डेज के अंदर आरडी हमारा एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा। क्लियर? अगर कुछ हम लोग का फॉर्म में गलती हो गया, डिफेक्टिव फॉर्म था, ये इंफॉर्मेशन और चाहिए, तो आरडी हम लोग को टाइम देगा भाई, 30 डेज का टाइम देगा।
30 डेज के अंदर आरडी हम लोग को फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, जो हम लोग आरडी जीएनएल 5 में जमा करेंगे। जैसे फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए करते थे ना, अरे चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर में भी सेम प्रोसेस था, where RD on examining the application, RD on examining the application finds it necessary to call for further information, RD on examining the application, RD को लग रहा है यार further information का दरकार है, या फिर ये एप्लीकेशन कुछ डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है, तो आरडी क्या करेगा 30 डेज के अंदर, आरडी 30 डेज के अंदर, जिस दिन आरडी को हमने RD1 जमा किया था, फॉर्म नंबर RD1, वहां से 30 डेज के अंदर हम लोग को बोल सकता है कि और इन्फॉर्मेशन दो या फिर ये डिफेक्ट जो है उसको ठीक करो, गिव इंटीमेशन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन और डिफेक्ट्स और इनकम्प्लीटनेस। क्लियर है सर? और फिर हम लोग 15 दिन के अंदर डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके, आरडी 30 डेज के अंदर हम लोग को बोल सकते हैं और इन्फॉर्मेशन दो, ये डिफेक्ट सही करो, जी हुकुम जो हुकुम आरडी। अब यहां से 15 दिन के अंदर हम लोग डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके फिर से फॉर्म जमा करेंगे आरडी जीएनएल 5। The company to furnish such information, rectify the defect or incompleteness, resubmit such application within 15 days, inform RD GNL 5। मैक्सिमम 2 ही रिसबमिशन अलाउड है, 2 ही बार वो हम लोग को मौका देगा डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने का, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है सर? और अगर हमने रेक्टिफाई नहीं किया तो हम लोग का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा यार, तो कॉमन सेंस है भाई। इन केस वेयर सच फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल्ड, जो इसने इंफॉर्मेशन मांगा हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, हमने नहीं प्रोवाइड किया, और डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस नॉट रेक्टिफाइड, डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस नॉट रेक्टिफाइड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ आरडी, RD shall reject the application, RD shall reject the application with reason within 30 days। रीजन के साथ वो हम लोग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। और अगर आरडी से कोई जवाब नहीं आया, तो हमने RD1 जमा कर दिया, कोई जवाब ही नहीं आ रहा आरडी से, 30 डेज अगर बीत गया और आरडी ने कुछ जवाब नहीं दिया, डीम्ड अप्रूवल है, डीम्ड अप्रूवल, वेयर नो ऑर्डर फॉर अप्रूवल और रीसबमिशन रिजेक्शन, कुछ बताया ही नहीं आरडी ने, आरडी कुछ बोल ही नहीं रहा, अप्रूवल रिजेक्ट कुछ नहीं बोला, विद इन 30 डेज इट शैल बी डीम्ड दैट द एप्लीकेशन स्टैंड्स अप्रूव्ड, it shall be deemed that the application stands approved। क्लियर है? बस इतना ही बेटा। और आरडी का आपको पता है ना, आरडी जो अप्रूवल होता है, हाँ आपको फॉर्म नंबर INC 28 जो है वो आरओसी को जमा करना पड़ता है। ऑर्डर ऑफ आरडी शैल बी फाइल्ड विद आरओसी इन फॉर्म नंबर INC 28 विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अप्रूवल। क्लियर? सर बहुत ही डिटेल था, इसमें से आपको सारा ही पॉइंट जो है वो दिमाग में रखना है। आप एक बार वापस से ये वाला क्लास फिर से एक बार वापस से देख लेंगे ना, पूरा पॉइंट दिमाग में फिर से आ जाएगा। ठीक है, मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, जितना पढ़ाया है वो मैक्सिमम है, ज्यादा ही है, छोटा छोटा बारीकी भी मैंने आपको बता दिया। कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी टू प्राइवेट कंपनी में आ जाओ बेटा, ओपीसी इनटू प्राइवेट कंपनी। ठीक है, 1% कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। अमेंडमेंट के पहले क्या होता था, अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख क्रॉस कर जाता था, या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर अगर 2 करोड़ क्रॉस कर जाता था, तो ओपीसी को कंपल्सरीली कन्वर्ट होना पड़ता था, वो अब हट चुका है, कंपल्सरी कन्वर्जन हट चुका है। पहला 2 साल तक कन्वर्ट नहीं होने देंगे, वो भी हट चुका, और कंपल्सरी कन्वर्जन भी हट चुका, तो ऐश करो बेटा। अब आपको सीधा आ जाना स्टेप्स में। ये जो नेसेसरी वाला बात है ना, ये हट चुका, अमेंडमेंट के बाद हट गया। तो अब आपको क्या करना है, सीधा नॉर्मल वाला कन्वर्जन करना है बेटा, नॉर्मल वाला कन्वर्जन, ओपीसी इनटू एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी का नॉर्मल कन्वर्जन। सीधा यहां पर आ जाओ स्टेप्स में। अरे भाई वही है भाई, बोर्ड मीटिंग। सर ओबीसी में तो एक ही डायरेक्टर होता है, जरूरी नहीं है ना, डायरेक्टर तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, मेंबर एक पक्का होगा उससे ज्यादा नहीं, बट डायरेक्टर तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। और अगर एक ही रहा तो तब तो वो बस मिनट बुक में, एक ही डायरेक्टर तो मिनट बुक में रिकॉर्ड कर लेगा, समझ लो बोर्ड मीटिंग हो गया। लेकिन एक से ज्यादा रहा तो बोर्ड मीटिंग कन्वीन करना पड़ेगा, वही एज पर सेक्शन 173। पूरा आप देखो सेम है, एक्शन
स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप क्या है? बोर्ड मीटिंग। उसमें क्या करोगे? बोर्ड मीटिंग पहले बुलाओ तो सही बाय इशूइंग नोटिस एज पर सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा यही रहेगा बेटा। पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? ओपीसी इनटू या तो प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी, ठीक है। ये हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ ओबीसी इनटू प्राइवेट ऑब्लिक पब्लिक कंपनी। तो पास बोर्ड रेजोल्यूशन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 2 or 3 if there is only one director. If you are already having 2 or 3 directors, then you don't have to pass board resolution to increase the number of directors. Obvious सा बात है, समझ गए सर? ऑब्वियस बात है, तुमको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा टू गेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल, प्रीलिमिनरी अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे तो अप टू 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहे तो अप टू मिनिमम 7 मेंबर्स। पास रेजोल्यूशन टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल, ताकि आप अपना एमओए और एओए को ऑल्टर कर सको। इशू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। क्लियर है सर? मक्खन। और क्योंकि अकेला मेंबर है ना, तो जनरल मीटिंग तो उसको अलग से करने का दरकार है नहीं, तो खाली मिनट बुक में रिकॉर्ड कर दो। ये देखो देयर इज ये देखो यहां से, इट शैल बी सफिशिएंट इफ इन केस ऑफ ओपीसी रेजोल्यूशन इज कम्युनिकेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड एंटर्ड इनटू द मिनट बुक। ठीक है, बस मिनट बुक में सीधा रिकॉर्ड कर दो। फिर आपको ई फॉर्म नंबर एनसी 5 जमा करना पड़ता है फॉर कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू कंपनी। फाइल फॉर्म नंबर एनसी 5। इसके साथ आप अटैच कर देना सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। बस वहीं तक, फिर ये सब हट चुका। फिर 3 फॉर्म बेटा। ई फॉर्म नंबर एनसी 5 क्लियर है, फॉर कन्वर्जन यू हैव टू फाइल इट। डीआई 12। डीआई 12 क्यों सर? नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए। एमजीडी 14 तो आपको जमा करना ही पड़ेगा, है ना। आईएनसी 6 हट चुका, अब ये कंपल्सरी कन्वर्जन का था। कंपल्सरी कन्वर्जन वाला हट गया। वॉलंटरी कन्वर्जन में भी यही वाला फॉर्म है आईएनसी 6, तो आप इसको वॉलंटरी कन्वर्जन के लिए लिखना, यहां से लिखो इफ एनी ओपीसी वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ प्राइवेट पब्लिक देन आल्सो इट कैन वॉलंटरीली अप्लाई आईएनसी 6, ठीक है। बट अब 2 साल वाला बात हट चुका। क्या करना है सर? 3 फॉर्म जमा करना है सर। डीआई 12 जमा करना है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, एमजीडी 14 जमा करना ही है, एंड फॉर्म नंबर आईएनसी 6 फॉर कन्वर्टिंग ओपीसी इनटू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। और अटैचमेंट इसके साथ बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एमओए जो अभी हम लोग पढ़े, अटेस्टेड लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस। फिर आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सब कुछ सही रहा तो आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट दे देगा। आरओसी शैल इशू सर्टिफिकेट कि हाँ भाई अब आप जो है कन्वर्ट हो चुके हो। ठीक है, आरओसी शैल इशू, बस यहीं तक याद रखना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्वियसली दैट ओपीसी इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब आ जाओ वाइस वर्सा, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। प्राइवेट कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट हो रहा है। सेक्शन 8 वाला तो ओपीसी में कन्वर्ट हो नहीं सकता, क्योंकि सेक्शन 8 आपको पता है कि वो 1% कंपनी का काम नहीं कर सकता। सो प्राइवेट कंपनी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी may convert itself into 1% कंपनी by passing SRNGM। प्राइवेट कंपनी अपने आप को ओपीसी में कन्वर्ट कर सकता है, क्या पास करके? स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग पास करके। एसआर पास करने के पहले नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा आपको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल द मेंबर्स एंड क्रिएटर्स। सो टेक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल द मेंबर्स एंड क्रिएटर्स। एमजीडी 14 जमा करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। फॉर्म नंबर एमजीडी 14, ओपीसी शेल फाइल कॉपी ऑफ एसआर विद आरओसी
वही विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ एसआर। अरे भाई एसआर जब जब पास होगा आपको एमजेडी 14 जमा करना पड़ता है, आईएनसी 6 जमा करना पड़ेगा फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू ओपीसी। फिर अगर सब कुछ सही रहा तो आरओसी तुमको सर्टिफिकेट देगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। सेम चीज रिपीट हो रहा है तो नहीं कर रहे हैं, जितना मैं मार्क करा रहा हूं वो मैक्सिमम है। सेक्शन 8 कंपनी को अगर कोई दूसरे क्लास में कन्वर्ट होना है, सेक्शन 8 यानी चैरिटेबल कंपनी अगर कोई दूसरे क्लास में कन्वर्ट होना चाहता है तो देखो भाई, ओपीसी में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऑब्वियस सा बात है। एनी अदर क्लास मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है। देखो रूल 21 में लिखा हुआ है कंडीशंस फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू अदर क्लास ऑफ कंपनी। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा, पास स्पेशल रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग फॉर अप्रूविंग सच कन्वर्जन। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा ना, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या रहेगा बताओ तो? शेल सेट आउट इन डिटेल डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? एसआर इन जीएम पास करना है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या डिटेल रहेगा बताओ तो? कि भाई सेक्शन 8 कंपनी कब खोला गया था, ऑब्जेक्ट क्या था। अब रीजन क्या है कि तुम सेक्शन 8 कंपनी कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हो? रीजन व्हाई द एक्टिविटीज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट cannot be carried on in the current structure, that is section 8 company. What would be the altered object and reason for alteration? नया ऑब्जेक्ट क्या होगा, रीजन क्या है, बस इतना ही। फिर एमजेडी 14 तो तुमको जमा करना ही है। हैक समझ में आ गया ना? हर कन्वर्जन में एमजेडी 14 जमा करना ही है, हर कन्वर्जन में एसआर है, हर कन्वर्जन में पहले बोर्ड मीटिंग करना है, ठीक है, हर कन्वर्जन में एसआर है, एमजेडी 14 है, तो 30 डेज के अंदर तुमको पास करना है। कॉपी ऑफ एसआर इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फाइल विद आरओसी इन फॉर्म नंबर एमजेडी 14। कंपनी शेल फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर आईएनसी 18। याद रखना, सेक्शन 8 कंपनी जब दूसरे क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्ट होता है उसको आरडी से अप्रूवल लेना पड़ता है, आईएनसी 18 जमा करके। आईएनसी 18 में आरडी का अप्रूवल उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? आईएनसी 18 जमा कर दिया, फिर क्या होगा? अदर कंडीशंस क्या क्या है भाई? अदर कंडीशंस देखो रूल 22 में लिखा हुआ है, अदर कंडीशंस। जिस दिन आईएनसी 18 जमा किया आरडी को कि भाई हम दूसरे क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं, एक हफ्ता के अंदर कंपनी शैल विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन टू आरडी पब्लिश अ नोटिस, मतलब वही एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर एट इट्स ओन एक्सपेंस इन फॉर्म नंबर आईएनसी 19, इन फॉर्म नंबर आईएनसी 19। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। आईएनसी 18 पहले जमा किए, जिस दिन आईएनसी 18 जमा किए आरडी को बस एक हफ्ता के अंदर एडवर्टीजमेंट इन फॉर्म नंबर आईएनसी 19 आपको पब्लिश करना पड़ेगा। कहां पर देखो, शैल बी पब्लिश, वही दो न्यूज़पेपर, vernacular newspaper in principal vernacular language where registered office is situated, once in English language in English newspaper, वेबसाइट अगर कंपनी का है तो वेबसाइट पर। फिर कुछ काम का बात नहीं लिखा बेटा, कंपनी शुड हैव फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न अप टू द फाइनेंशियल ईयर, ऑब्वियस बात है, प्रीसीडिंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू आरडी। जिस फाइनेंशियल ईयर में हम आरडी को अप्लाई कर रहे हैं, पिछला फाइनेंशियल ईयर तक मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न सब जमा किया हुआ है। सीए सीएमए से हम सर्टिफाई भी करवाएंगे भाई कि हम जो कन्वर्जन का रूल्स है वो फॉलो कर रहे हैं। कंपनी शैल अटैच सर्टिफिकेट फ्रॉम सीए या फिर सीएस या सीएमए इन प्रैक्टिस मेंशनिंग दैट द कंडीशंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल्स फॉर कन्वर्जन हैव बीन कंप्लाइड विद। हम कन्वर्जन का रूल्स को कंप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है सर? फाइनली जब आरडी हम लोग को अप्रूवल दे देगा, आरडी का अप्रूवल मिल गया ना? यस सर, आरडी का अप्रूवल मिल गया तो हम लोग आरओसी को जमा कर देंगे
आरडी का जो अप्रूवल है ना, हम लोग आरओसी को फॉर्म जमा करेंगे एनसी 20। 18-19 हो चुका था, 18 में आरडी को अप्लाई किए, 19 में एडवर्टीजमेंट छापे, 20 में जो आरडी का ऑर्डर आया आरओसी को जमा कर दो। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आरडीज अप्रूवल विद इन 30 डेज आरओसी को जमा कर दो। जिस दिन ऑर्डर मिल गया आरडी का, वहां से 30 डेज के अंदर आरओसी को जमा कर दो। फॉर्म नंबर एनसी 20। ऑल्टर्ड एमओए का कॉपी भी जमा कर दो आरओसी को। डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स की आरडी ने अगर अप्रूवल देते समय जो कंडीशन लगाया वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। डायरेक्टर लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, आरडी ने हमारे ऊपर जो कंडीशन लगाया हम लोग फॉलो कर रहे हैं। फाइनली ऑन रिसिप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आरओसी शैल रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एंड इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मक्खन है सर। अब हम लोग आ रहे हैं बेटा, सारा कंपनी का तो आपस में कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी का, कि कंपनी अपने आप को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करता है। आ जाओ, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी। तो बेटा ऐसा है, ये ऑलरेडी हम लोग एलएलपी चैप्टर में पढ़ रखे हैं। एलएलपी एक्ट एसबीसी के अंदर ही था बेशर्मो। यस सर। शेड्यूल नंबर प्राइवेट कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है शेड्यूल 3 में पढ़े थे। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है शेड्यूल 4 में पढ़े थे। फिर भी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, चलो जाओ। प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको शेड्यूल 3 एंड 4 फॉलो करना पड़ेगा बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज भाड़ में क्या शेड्यूल 3 एंड 4 ऑफ एलएलपी एक्ट। और फॉर्म नंबर 18 जमा करना पड़ता है उसी को। हाँ, फॉर्म नंबर 18 along with form 2, form 18 along with form 2 for such conversion। कंपनी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एलएलपी में। तो भाई डिन ऑब्टेन करना पड़ेगा फॉर दोस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु डू नॉट हैव डिन ऑलरेडी। बोर्ड मीटिंग तो बुलाना ही पड़ेगा, अभी तो कंपनी है ना, तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ जिसमें डायरेक्टर लोग अप्रूव करें हम लोग को एलएलपी में कन्वर्ट होना है। पास रेजोल्यूशन फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी। ऑथराइज एनी डायरेक्टर टू अप्लाई फॉर द नेम ऑफ एलएलपी। फिर नेम अवेलेबिलिटी एलएलपी के लिए एलएलपी 1 में आप लोग नेम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। फॉर्म नंबर एलएलपी 1, फॉर्म नंबर एलएलपी 1 जमा करो और उसके पास उसके साथ अटैच कर दो बोर्ड रेजोल्यूशन। फाइनली हम लोग को आरओसी से नाम मिल जाएगा। अब आप किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? एलएलपी, तो एलएलपी एग्रीमेंट बनाओ। पूरे एलएलपी एग्रीमेंट का कंटेंट्स क्या रहता है? एलएलपी एग्रीमेंट का कंटेंट रहता है सर एलएलपी का नाम, कौन पार्टनर है, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर है, कितना कंट्रीब्यूशन है यानी कैपिटल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, प्रपोज बिजनेस, बस, और रूल्स फॉर गवर्निंग एलएलपी। फाइनली आप जो है फाइल कर दीजिएगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल कर दीजिएगा, फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विद आरओसी। उसके साथ अटैचमेंट आपको जमा करना पड़ेगा एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, ठीक है ना? यस सर। डिटेल्स ऑफ एलएलपी कंपनी इन विच पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ डायरेक्टर पार्टनर। हमारे यहाँ का जो डायरेक्टर है, हमारे यहाँ पर जो अब डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाला है वो और कहां डेजिग्नेटेड पार्टनर है और किस कंपनी में डायरेक्टर है। जिस कंपनी में हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर डायरेक्टर ही है या एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो सारे एलएलपी और कंपनीज का डिटेल दो। फिर फॉर्म नंबर एनसी 18 मैंने जो आपको बोला था कन्वर्जन के लिए, उसके साथ अटैच कर देना पड़ेगा आपको हमारे अभी कंपनी में कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, एसेट लायबिलिटी कितना है, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है, उनका कंसेंट, बस। एलएलपी एग्रीमेंट आपको फॉर्म नंबर 3 में जमा करना पड़ता है। फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म 3 फॉर एलएलपी एग्रीमेंट। फाइनली हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा कि अब आप एलएलपी बन चुके हैं। कौन देगा? आरओसी देगा। क्लियर है सर। गारंटी कंपनी को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। बस बेटा हिम्मत मत हारो, खत्म होने वाला है। और ये सब ऑलमोस्ट अब पूरा सेम ही है। आ जाओ। बस 3 pages more. How do we convert company limited by guarantee into company limited by shares? आ जाइए। सीधा यहां से कंपनी सीकिंग कन्वर्जन चले वो शेयर कैपिटल इक्वल टू गारंटी अमाउंट। जो गारंटी कंपनी है उसका अगर एमओए में लिखा हुआ है कि हर एक मेंबर का 10 लाख रुपया का गारंटी है और मान लो 7 मेंबर है, 10 लाख रुपया का
हर एक मेंबर गारंटी दे रखा है और 7 मेंबर्स है, तो 70 लाख हो गया ना, तो 70 लाख का शेयर कैपिटल होना चाहिए। जितना गारंटीड अमाउंट है उतना आपका शेयर कैपिटल रहना चाहिए, तभी आपको हम लोग शेयर कैपिटल वाला कंपनी में कन्वर्ट होने देंगे। तो कंपनी सीकिंग कन्वर्जन चलेगा शेयर कैपिटल इक्वल टू द गारंटी अमाउंट। एसआर तो पास करना ही पड़ेगा, ये तो कॉमन पॉइंट है बेटा, कॉमन पॉइंट, एसआर पास करो। ओमिटिंग द गारंटी क्लॉज इन एमओए एंड ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स, क्लियर ना। सो जो गारंटी वाला क्लॉज है एमओए से वो हटाना पड़ेगा आपको एसआर इन जीएम पास करके, और कॉपी ऑफ एसआर आरओसी को जमा करना पड़ेगा फॉर्म नंबर एमजीडी 14 में विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ एसआर। आईएनसी 27 आपको आरओसी को जमा करना पड़ेगा, ठीक है। आईएनसी 27 आरओसी को जमा करना पड़ेगा फॉर इट्स अप्रूवल along with altered MOA and altered AOA and list of the members with the number of shares held, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड कितना होना चाहिए, मिनिमम उतना होना चाहिए जितना उन्होंने गारंटी दे रखा था। सो ऑल्टर्ड एमओए ओए आईएनसी 27 जमा करोगे, आईएनसी 27 के साथ अटैच करोगे ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एमओए एंड ओए along with the details of the number of shares held by each member which should not be less than the amount of guarantee given by them। फाइनली आरओसी अगर सब कुछ ठीक रहा तो 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड अपॉन रिसीवल ऑफ फॉर्म नंबर आईएनसी 27 जो हमने आरओसी को जमा किया, वहां से 30 डेज के अंदर आरओसी हम लोग को इशू कर देगा। कंपनी शैल बी इशूड विद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर आईएनसी 11B। नॉर्मली आईएनसी 11 होता है, इसको देगा आईएनसी 11B में नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये हो गया बेटा, गारंटी कंपनी कन्वर्ट हो गया इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। बस सिंपल सा ही चार टू स्टेप था। अब हम लोग बात करें अनलिमिटेड कंपनी कैसे कन्वर्ट होगा। एक अनलिमिटेड कंपनी है, वो कैसे कन्वर्ट होगा इनटू लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है ना। ये रूल 39 याद रखना, गारंटी कंपनी वाला शेयर कैपिटल में। रूल नंबर एक्चुअल में याद नहीं करना है, लोग ये सब छोड़ करके जाते हैं। आप लकी हैं कि हम लोग इतना डिटेल डीप कवरेज कर रहे हैं सिलेबस का, इसलिए सब भी पढ़ रहे हैं, नहीं तो लोग छोड़ करके जाते हैं, कहीं नहीं पढ़ाया जाता ऑल ओवर इंडिया, मैं गारंटी देता हूं। अब आ जाओ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में कन्वर्ट करना है किसको सर। मान लो एक अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी जहां मेंबर लोकल लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो भाई क्या बोलता है, एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा ठीक है ना, एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा बेटा। फिर विद इन 7 डेज यानी 1 वीक ऑफ पासिंग ऑफ एसआर आपको फॉर्म नंबर 27A जमा करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर आईएनसी 27A, आईएनसी 27A जमा करना पड़ेगा इन 2 न्यूज़पेपर, वही इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज। एडवर्टाइजमेंट हो गया ये, पब्लिश अ नोटिस इन 2 न्यूज़पेपर इन फॉर्म नंबर आईएनसी 27A, क्लियर ना। फिर बेटा ऐसा है, कंपनी शैल विद इन 45 डेज ऑफ पासिंग ऑफ एसआर, आपने एसआर पास किया वहां से 7 दिन में एडवर्टाइजमेंट भी ठोक दिया आईएनसी 27 में 2 न्यूज़पेपर में। जिस दिन एसआर पास किया वहां से 45 डेज के अंदर और आपको क्या करना है देखो, कंपनी शैल विद इन 45 डेज ऑफ पासिंग ऑफ एसआर फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी, ठीक है। आरओसी को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जनरल मीटिंग का नोटिस अटैच करोगे, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, एसआर का कॉपी, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। अरे यार नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, वहां एसआर जो कॉपी, एसआर जो पास है उसका कॉपी, न्यूज़पेपर में जो आपने एडवर्टाइजमेंट किया था उसका कॉपी, एंड ऑल्टर्ड एमओए एंड एओए का कॉपी, सर्टिफाइड बाय वन ऑफ द डायरेक्टर्स और सीएस ऑफ द कंपनी, सर्टिफाइड बाय वन ऑफ द डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी। फिर वही कंप्लीट लिस्ट ऑफ क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर, और आपने इंडिविजुअल नोटिस भी भेजा होगा उनको, वो आपको देना पड़ेगा, जिसमें नेम एंड एड्रेस, लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर में उनका नाम एड्रेस बताओ, नेचर एंड अमाउंट ड्यू, और ये लिस्ट पूरा सही है, इसको सर्टिफाई करना पड़ेगा बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आउट ऑफ विच 1 शैल बी एमडी इफ देयर इज एनी, कि भाई ये लिस्ट पूरा सही है, दैट द लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर इज करेक्ट। अभी थोड़े देर पहले पढ़े थे सेम पॉइंट्स। हम लोग का कंपनी सॉल्वेंट है, ये डिक्लेरेशन भी वही 2 डायरेक्टर करेगा आउट ऑफ होम 1 शैल बी एमडी।
वेयर देयर इज वन, ऑब्वियस बात है, अगर डी है तो हम लोग सॉल्वेंट है, ये दो डायरेक्टर साइन करेगा, आउट ऑफ विच वन शैल बी एमडी इफ एनी। कंपनी शैल आल्सो ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर कि कंपनी सॉल्वेंट है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर हम लोग का कोई सेक्टोरल रेगुलेटर है। एनओसी फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इफ एनी। सब कुछ अगर सही रहा तो हम लोग को फॉर्म नंबर आईएनसी 11A, ऊपर में क्या था 11B, अभी क्या है 11A में हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई आपका अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में कन्वर्ट हो गया। फॉर्म नंबर आईएनसी 11A। कन्वर्जन होने के बाद आप 1 साल तक अपना नाम चेंज नहीं करोगे और डिविडेंड भी नहीं बांटोगे जब तक आप पुराना लायबिलिटी को नहीं चुका देते। 1 साल तक नाम नहीं चेंज करना और डिविडेंड नहीं बांटोगे कभी भी जब तक पुराना पास्ट लायबिलिटीज खत्म नहीं हो जाता। ऐसा अनलिमिटेड कंपनी को हम लोग कन्वर्ट नहीं होने देंगे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर अगर उसका नेगेटिव नेटवर्थ है या उसका स्ट्राइकिंग ऑफ का बात चल रहा है नाम का एप्लीकेशन इज पेंडिंग। एप्लीकेशन इज पेंडिंग, व्हाट एप्लीकेशन? एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ इट्स नेम। एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ इट्स नेम। डिफॉल्ट कर रखा है एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वाइंडिंग अप का पिटीशन एनसीएलटी के पास पेंडिंग है। कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर फ्रॉम डायरेक्टर्स, ठीक है ना, मिनिमम 6 मंथ से ड्यू है। डायरेक्टर लोग 6 महीना से कॉल इन एरियर का पैसा नहीं दिया है या इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कंपनी के खिलाफ चल रहा है। क्लियर? तो ये सब कंपनी जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी से अपने आप को लिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्लियर है सर? दैट्स इट। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी, ऑलरेडी हम लोग एलएलपी में पढ़ रखे हैं, आपको यहां से और कुछ नहीं करना है। रेफर एलएलपी चैप्टर। सोसाइटी, अरे यार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है इनटू कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में अगर वो कन्वर्ट होना चाहता है, सोसाइटी अपने आप को कन्वर्ट करना चाह रहा है सेक्शन 8 कंपनी में, तो देखो क्या होगा। लिस्ट शोइंग द नेम एड्रेस ऑफ ऑल द पर्संस, ठीक है ना। लिस्ट शोइंग द नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द पर्संस हु वर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी विद प्रूफ ऑफ मेंबरशिप। तुम अपना सोसाइटी को कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रहा है तो सोसाइटी में कौन कौन मेंबर था उनका नेम एड्रेस का लिस्ट दो। लिस्ट ऑफ मेंबर्स कंटेनिंग द नेम एंड एड्रेस। डायरेक्टर्स का लिस्ट दो। लिस्ट शोइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन प्रपोज्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी में कन्वर्ट होगे तो फर्स्ट डायरेक्टर्स का लिस्ट दो। तुम्हारा सोसाइटी में गवर्निंग बॉडी में कौन कौन था उसका लिस्ट दो। तुम सोसाइटी था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दो सोसाइटी का। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। रिटन कंसेंट मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का हम लोग को रिटन कंसेंट चाहिएगा, वेदर प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी एट जनरल मीटिंग, कि हम लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं कंपनी में। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शुड एग्री आइदर इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी, बस इतना ही। वैसे ट्रस्ट को अगर तुम सेक्शन, ये तो सोसाइटी का कन्वर्जन हुआ इनटू सेक्शन 8। मान लो एक ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट होना चाहता है, सेम चीज। लिस्ट नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द पर्संस हु आर द ट्रस्टीज, वहां मेंबर्स है, यहां पर ट्रस्टीज का पूरा लिस्ट दो। फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे उनका लिस्ट दो। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, एनओसी ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, रिटन कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी एट जनरल मीटिंग, पूरा सेम है, पूरा सेम। ऐश करो बेटा। डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी बता दो। लेटेस्ट आईटी रिटर्न ऊपर में भी था, डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड लेटेस्ट आईटी रिटर्न, बस। फिर बेटा आईएनसी 32 स्पाइस प्लस आईएनसी 32 वाला फॉर्म कौन सा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये ऑलरेडी हम लोग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में कर रखे हैं, अलग से आपको नहीं करना है। फिर बेटा कन्वर्जन ऑफ कंपनी, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बॉयज एंड गर्ल्स। So this completes my exhaustive lecture. Clear ना? पूरा exhaustive lecture अपना complete हुआ।